औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माज़ ख़ान है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 2K19 AVU 104 है। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। आज का हमारा प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो सीमन हैंडलिंग। सीमन हैंडलिंग का मतलब है जैसा सीमन कलेक्ट हो जाएगा बुल से तो वो लेकर AI तक इसको हम कैसा हैंडल करते हैं। तो मेरा जो सब टाइटल है वो है सीमन एनालिसिस एंड सीमन प्रिजर्वेशन। पहले हम बात करते हैं सीमन एनालिसिस की। तो जैसा हम सीमन कलेक्ट कर लेंगे तो वो जल्द अज जल्द क्या करना है, लैब में पहुंचाना है। जैसा अपना जो रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट है उसकी लैब में आप पीछे साइड पे देख सकते हैं, छोटा सा दरवाज़ा है, उस पर जो पीछे केटल क्रश लगा हुआ है, तो वहाँ सीमन कलेक्ट करके लैब में लेके आना होगा। तो फिर वहाँ पे वाटर बाथ में सीमन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना होता है। फिर इसका हम एनालिसिस कर देंगे फर्दर। फिर एनालिसिस की दो टाइप है, पहला जो है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हम पहले इसकी वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम हम कैसे मालूम करते हैं, जो सीमन कलेक्शन ट्यूब है उस पर ऑलरेडी जो मार्क्स लगे हुए इससे हम मालूम करते हैं। जो वॉल्यूम है ये बुल के लिए डिफरेंट अदर का तो डिफरेंट है, लेकिन मैंने जो दो लिया है, एक मेरिक्स वेटनरी मैनुअल का उसके मुताबिक 8 से लेकर 8 ml पर इजैकुलेशन है, और जो वेटनरी रिप्रोडक्शन एंड ऑब्स्टेट्रिक का जो बुक है इसके मुताबिक 2 से लेकर 10 ml तक पर इजैकुलेशन सीमन होना चाहिए मेल बुल में। और दूसरा जो है इसमें कलर है, कलर सीमन का जो नॉर्मल कलर है वो क्रीमी वाइट होता है। फिर तीसरा जो पार्ट है इसका वो pH है, ये हम pH मीटर से मालूम करते हैं। सीमन का नॉर्मल pH 6.2 से लेकर 6.8 तक है। फिर हम आते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में सबसे पहले जो है वेव मोशन है। वेव मोशन हम मालूम कैसा करते हैं, हम डायरेक्ट जो रॉ सीमन है इसमें डाइल्यूशन वगैरह नहीं डालेंगे, रॉ सीमन को उठा के स्लाइड पे लगाएंगे और वो माइक्रोस्कोप से 100x पे देखते हैं। इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है वेव मोशन बनाने के लिए? इसके लिए एक तो सीमन का जो स्पर्म का कंसंट्रेशन है वो है, और दूसरा इसका जो इंडिविजुअल मोशन है जिसको हम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहते हैं उसके लिए रिस्पांसिबल है। दूसरा जो इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में दूसरा जो पार्ट है वो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या इंडिविजुअल मोटिलिटी हम इसको भी बोलते हैं। तो ये मालूम कैसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करना है, इसको पहले डाइल्यूट करना है सीमन को। फिर इससे एक ड्रॉप जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है वहाँ पे लगा के इसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे। फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और ये जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है ये नॉर्मली अगर 30% से ज़्यादा है तो ये एक्सेप्टेबल है बुल में। फिर हम आते हैं जो तीसरा पार्ट है इसका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जो स्पर्म है इसको इमोबिलाइज करना है। तो हम इसको ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इससे फिक्स करना है, फिक्स कर लेंगे। फिर फेज कंट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है उस पर देखते हैं। फिर आखिरी जो इसका हिस्सा है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का वो है कंसंट्रेशन या डेंसिटी। इसका मतलब है हमने जो सीमन लिया है इसमें 1 ml में कितना स्पर्म है। तो इसके लिए दो प्रोसीजर है, पहला जो है हीमोसाइटोमीटर है, दूसरा जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। लेकिन इसमें जो अच्छा है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है और WHO रिकमेंडेड भी है वो है हीमोसाइटोमीटर। फिर इसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पे हमारा प्रेजेंटेशन का जो है प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन। प्रिजर्वेशन का मतलब है सीमन प्रिजर्व करना, इसका जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है इसको एक्सटेंड करना है और इसका लाइफ स्पेन को भी एक्सटेंड करना है। फिर प्रिजर्वेशन की दो टाइप्स है, दो तरीके हैं। पहला जो है वो चिलिंग है, दूसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन है। चिलिंग का मतलब है सीमन को स्टोर करना है 4 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन इसमें क्या है ये तकरीबन 3 डेज तक सही होता है। फिर इसके बाद इसका जो मोटिलिटी वगैरह वो डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है सीमन जो है वो -196 डिग्री C पे स्टोर करना है, ये कई साल तक हम इस पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं इसके लिए हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसको सीमन एक्सटेंडर बोलते हैं।
तो सीमन एक्सटेंडर है क्या? सीमन एक्सटेंडर एक ऐसा सोल्यूशन है जो स्पर्म में इसके नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ है इसको मेंटेन करते हैं। फिर सीमन एक्सटेंडर जो है इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जो स्पर्म को अपने नॉर्मल हालात में रखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़, मतलब कि इसका जो सीमन का जो वॉल्यूम है इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। दूसरा जो है इसका बफर या पीएच है इसको मेंटेन कर लेंगे। तीसरा है प्रोवाइड एनर्जी, मतलब कि सीमन को एनर्जी प्रोवाइड करना है इसको। इसके बाद है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें होना चाहिए जो सीमन एक्सटेंडर है। उसके बाद जो है रिड्यूस क्रायोजेनिक एक्टिविटी, मतलब कि इसका जो हम नेगेटिव टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो उसकी वजह से इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर इसके बाद जो है ये रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फिर हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन पे एक्सटेंडर का। तो डिफरेंट जो एआई सेंटर है वहाँ पे तो मुख्तलिफ है, लेकिन हम कंपोजिशन पे बात करते हैं तो कंपोजिशन में सबसे पहले आता है एग याक या मिल्क, स्किम मिल्क। तो एग याक की हम बात करते हैं तो एग याक क्या करता है, इसका जो मेम्ब्रेन है इसको प्रिजर्व रखते हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है इसको प्रिजर्व करने की LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। वो क्या करवाता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक लेयर बनाता है। और दूसरा इसमें जो सीमन है इसमें नॉर्मली एक प्रोटीन होता है जिसको बोवाइन सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। वो क्या करता है, ये कैपेसिटेशन जो प्रोसेस है इसको इंक्रीज या प्रोमोट करता है। तो LDL इसके साथ अटैच हो जाके तो क्या करेंगे, इसका जो कैपेसिटेशन प्रोसेस है इसको रुकवाते हैं ये प्रिजर्वेशन के टाइम। दूसरा जो है इसके जगह अगर हम स्किम मिल्क यूज़ करते हैं तो उसका भी यही फंक्शन है, क्रायोजेनिक इफेक्ट से इसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो मिल्क है इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको लेक्टिनिन बोलता है, वो क्या है, स्पर्मिसिडल है, उस स्पर्म को किल करवाते हैं। अगर फिर हम बात कर लेंगे ग्लाइसरोल का, तो ग्लाइसरोल क्या है, वो भी क्रायो प्रोटेक्टेंट है। वो क्या करवाता है, इसका जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करवाता है, जो इसका सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करवाता है। फिर इसको क्या होगा, इसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। और इसका जो एक डैमेज इसमें आता है जिसको सल्यूट डैमेज कहते हैं, मतलब कि इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो सल्यूट अंदर रहेगा इसकी वजह से इस सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसको रुकवाता है। इसकी जगह एक दूसरा जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है वो भी यूज़ होता है जिसको DMSO डाईमिथाइल सल्फोऑक्साइड भी बोलता है, लेकिन वो कम यूज़ होता है बनिस्बत ये ग्लाइसरोल की। इसका वजह यही है कि जो ग्लाइसरोल है ये तावीन के बाद इसका मोटिलिटी और जो फर्टिलिटी है वो प्रिजर्व करवाता है। फिर है इसका एनर्जी सोर्स इसमें होना चाहिए जो स्पर्म है इसके लिए। तो इसमें फ्रक्टोज है या एग याक, ये दोनों इसके एग याक में जो कंपोनेंट है वो भी इसके लिए एनर्जी का सोर्स का काम करता है। फिर हम आते हैं इसकी जो बफरिंग है इसको मेंटेन करना या pH को मेंटेन करना। तो इसके लिए पहले जो यूज़ होता था वो था फास्फेट बफरिंग, तो लेकिन इसके बाद फिर आ गया ये सिट्रेट बफर। तो सिट्रेट बफर का एडवांटेज क्या है, ये क्या करवाता है, जो एग याक है इसमें ये फास्फेट बफर से थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल है। फिर हमारे पास है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि उसका जो या कंटामिनेशन वगैरह है इसको रोकने के लिए या कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ नहीं करेगा, तो इसमें एंटीबायोटिक होना चाहिए। जो कमर्शियल एआई सेंटर है हर एक में तो अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन जो मेन यूज़ होता है पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसके अलावा कई एडिटिव भी यूज़ होता है, जैसा कि ये फिश ऑयल हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया। और हार्मोन में अगर हम बात कर लेंगे तो FSH और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन भी सीमन एक्सटेंडर में यूज़ होता है। और इसके साथ सिलीनियम भी यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो डाइल्यूशन और ये क्रायो प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है तो ये कैसा होता है। तो क्या करना है, जैसा सीमन हमने ये एनालिसिस कर लिया तो इसके बाद इसका एक्सटेंशन का प्रोसेस हम करते हैं।
तो पहले से हमने जो एक्सटेंडर बनाए तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी पे लेके आना होगा। तो इसके साथ फिर इसको सीमेंट इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लेंगे और इसके बाद फिर सीमेंट को तकरीबन पाइप से लेकर 5 डिग्री सी पे 1 से लेकर 2 आवर्स तक कोल्ड करना रखना होता है। फिर स्ट्रा में लोड करना है। फिर स्ट्रा लोडिंग के बाद क्या करना है, इस पे स्ट्रा का लेबलिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर 5 डिग्री सी पे 2 आवर्स के लिए रखना है। फिर इसके बाद इसको सेल करना है। जैसा सेल हो जाएगा तो इसको हम जो कैन है उसमें रखेंगे या प्रे में उसमें रखेंगे। फिर कूलिंग चैम्बर में लेके जाएंगे, वहाँ पे 5 डिग्री सी पे 2 आवर्स के लिए फिर रखना है। वहाँ पे रखने के बाद फिर हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन पहले इसका क्या करना है, डायरेक्ट इसमें पुट करना नहीं है, लिक्विड नाइट्रोजन है, पहले इसको फ्रीज़ करना है। तो हम फ्रीज़ कैसा कर लेंगे, वहाँ पे ये लिक्विड नाइट्रोजन की जो सरफेस है इससे तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर तकरीबन 6 से 10 मिनट तक इसको रख लेंगे। ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में पुट कर लेंगे। तो फिर इससे वहाँ पे टैंक में ट्रांसफ़र होगा और टैंक में वहाँ पे ये स्टोर होगा। ये स्टोर हो जाएगा तो फिर क्या है, जैसा हमने इसको प्रिज़र्व कर लिया, अभी हमें कैसा पता चलेगा कि सीमेंट नॉर्मल है या नहीं। कोई गलती तो हमने नहीं की। इसके लिए कंट्रोल टेस्ट होता है। तो नॉर्मली तो 2 टेस्ट होता है, फर्स्ट कंट्रोल टेस्ट एंड सेकंड कंट्रोल टेस्ट। दोनों का प्रोसीजर तकरीबन सेम है। एक तकरीबन 1 से लेकर 2 दिन बाद जो हम प्रिज़र्व कर लेंगे, इसके 2 या 3 दिन बाद होता है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ये रेंडमली जो बैच हमने बनाए इसे रेंडमली 2 या 3 स्ट्राक कलेक्ट कर लेंगे, उसको उठा के उसको प्रोसेस कर लेंगे जो सीमेंट एनालिसिस है उसके थ्रू। तो वहाँ पे इसका जो मोटिलिटी है और इसका प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और इसका जो मॉर्फोलॉजी है उसको देखेंगे। दूसरा जो कंट्रोल टेस्ट है वो तकरीबन 30 दिन बाद करवाते हैं। अगर ये टेस्ट भी सही आ गया, मतलब कि इसका मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी नॉर्मल है, तो हम क्या कर लेंगे, फिर इसको जो सीमेंट बैंक है वहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसके बाद ये क्या होगा, एआई के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone. My name is Anisur Rahman. I am from KPK district Karak. My registration number is 2K19AV36. My topic is liquid nitrogen container LN2. History of LN2 container. In 1898 एक ब्रिटिश का साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स वीडर। उसने एक वैक्यूम कंटेनर इजाद किया जिसमें बाद में मॉडिफिकेशन आई और मॉडर्न LN2 कंटेनर बन गया। इसका रूल क्या है हमारे साथ, इसका रूल है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें हम स्ट्रॉप रिजर्व कर सकते हैं। हम इसमें स्ट्रॉप रिजर्व करते हैं अबाउट 14 to 16 ईयर, बहुत से सालों तक, जिसकी हम कंडीशन पे हम LN2 जो होते हैं इनमें मतलब सही तरह से 37 गेज का जो होता है 37 लीटर का, हम उसको पर मंथ 1 लीटर डालते हैं LN2। साइज़ पे डिपेंड करता है, 1 लीटर से लेकर 55 लीटर तक हमारे साथ इसका साइज़ होता है LN2 कंटेनर का। 2 से 3 लीटर का जो होता है कंटेनर, हम इसमें पर वीक 1 लीटर LN2 फिल करते हैं। और 37 लीटर का जो होता है हम पर मंथ 1 लीटर फिल करते हैं LN2 का। जो 2 से 3 लीटर का होता है इसमें लेस मोर वेपोरेशन होता है, और जो साइज़ में बड़ा होता है 37 या इससे भी ज़्यादा, इसमें मोर वेपोरेशन होता है। हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में स्ट्रा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इसमें अगर फर्स्ट कर हमारे साथ 2 लीटर की कंटेनर है, इसमें हम पहले LN2 फिल कर देंगे और इसके बाद हम एक मेटल फॉरसेप के ज़रिए स्ट्रा को गिन लेंगे और डायरेक्ट वहाँ से उठा के दूसरे में
रख देंगे और कनिस्टर जो है हम पहले से ही उठा लेते हैं। और इसके बाद हमारे साथ पार्ट्स ऑफ LN2 है, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के पार्ट्स है। लॉकिंग कवर पहला पार्ट है, प्लग, एक हैंडल होता है, हैंडल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे साथ नोज़ल होता है, आउटर शेल होता है, इनर टैंक होता है। इनर टैंक और आउटर शेल के दरमियान में हमारे साथ मल्टी लेयर थर्मल आइसोलेशन वैक्यूम होता है जो इनर टैंक के टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखता है। नेक ट्यूब होता है हमारे साथ। इनर टैंक के दरमियान में हमारे साथ तो कनिस्टर होता है। ये जो इनर टैंक होता है ये हमारे साथ एलुमिनियम और एलाई का बना हुआ होता है और ये जो कनिस्टर होते हैं स्टील के बने होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ एक जो कनिस्टर होते हैं इसमें 80 स्ट्रा का स्पेस है तो हम इसमें 60 स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमको ये आसानी होगी, गिनने में भी और उठाने में भी आसानी होगी। इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमने अगर स्ट्रा को रखना है तो टिप में रखना है। ये 15 सेंटीमीटर से आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर तक बढ़ता जाता है, एक -160, -140 और -120 तक इस तरह जाता है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ मुनीर है, रोल नंबर 2K19 AV51 फ्रॉम KPK पेशावर। हैंडलिंग ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताते हैं कि नाइट्रोजन गैस रदरफोर्ड ने 1772 में डिस्कवर किया था। इसके बाद 1883 में इसको कंप्रेस किया था, पोलैंड के 2 साइंटिस्ट थे। इसके बाद 1898 में ये वैक्यूम कंटेनर में पर तब्दील हो गया। अब लिक्विड नाइट्रोजन के थोड़ा सा हम कंपोजिशन के या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताते हैं। ये 78% एयर में होता है। डायटोमिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ये लिक्विड स्टेट में होता है और उसका टेम्परेचर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड या 320 फ़ारेनहाइट में। इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस भी है। इसके जो फ्लेमेबल है नहीं, मतलब ये आग नहीं पकड़ता और ये सॉल्युबल इन वाटर भी है। इसके जो एप्लीकेशन है वो क्रायोजेनिक है, मतलब लो टेम्परेचर में हम इसको टिश्यू प्रिजर्व के या सीमन प्रिजर्व के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी कोल्ड होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो अगर इसके अगर कंटेनर को हम खोल लें और इसमें हमारा डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो जाए तो उसको भी डैमेज कर सकता है, या स्किन के साथ अगर कांटेक्ट हो जाए तो उसको भी डैमेज कर लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर ये एक्सपोज हो जाए, मतलब ब्लास्ट कर जाए, ब्लास्ट किस तरह से करते हैं, अगर हम ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर जो है हम वो पूरा टाइट नहीं करते, क्योंकि अगर हम इसको गर्म इलाके या कोई सन रेस के उसमें रख देते हैं तो ये वेपोराइज फॉर्म में आ जाता है, तो नाइट्रोजन गैस एक्सपेल आउट हो जाता है, तो फिर अंदर से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं। इसके अलावा इसके हम सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं, हम सेफ्टी गूगल्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल्स। और इसके अलावा हम स्ट्रॉ को पकड़ने के लिए हम फोर्सेप, मेटल फोर्सेप यूज़ कर सकते हैं अगर स्ट्रॉ को हमने निकालना है। इसके अलावा हम प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करेंगे लेदर के लॉन्ग वाले, और सेफ्टी ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादातर लिक्विड नाइट्रोजन से हम कांटेक्ट में हमारे हाथ वगैरह ना आने चाहिए। अगर स्किन में आ जाए तो फिर इसके लिए इमरजेंसी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ़र्स्ट एड आपके साथ उस टाइम क्या होना चाहिए अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाए लिक्विड नाइट्रोजन गैस के साथ, तो उसी इमरजेंसी के दौरान आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर ये इतना नुकसान है कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी आ जाए तो आपके पास नीम गर्म पानी या थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म वाला पानी ना हो तो आप उसको ज़्यादातर पानी के हाथ धो लें ज़्यादा टाइम के लिए, और अगर ज़्यादातर ख़राब हो गया तो फिर आप किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ राबिता कर लें, किसी एक्सपर्ट के साथ। ज़्यादातर ये ब्लास्ट क्यों करता है, इसी वजह से करता है कि ये लिक्विड नाइट्रोजन वेपोराइज होता जाता है, तो इसके लिए इस मॉलिक्यूल जो है बाहर नहीं निकल पाते।
तो ये एक चलता फिरता बम की तरह भी एक्सपेल आउट होता है। मतलब आग तो नहीं लगाता, लेकिन क्योंकि ये फ्लेमेबल नहीं है, अगर आपने इसको एक्सपोज करना है, अगर आपको पता चल जाए कि आप मेरे काम का है नहीं, एक्सपेल आउट करना है, वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी खुले जगह में आप इसको खोल सकते हैं, एक्सपेल आउट कर सकते हैं, या किसी पानी में आप डाल सकते हैं। तो ये सॉल्युबल वाटर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है और मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 2K19-133 है और मेरा ताल्लुक़ जो है बलूचिस्तान जोब से है। आज का जो टॉपिक है हमारा AI गन है। AI गन क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि AI क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब हम स्ट्रा जो है इंसर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, इस अमल को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और जिसके थ्रू करते हैं उसको हम गन बोलते हैं। तो स्ट्रा क्या है? स्ट्रा कंटेन अ सिंगल डोज ऑफ सीमन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रा बोलते हैं। और इसके जो है 3 टाइप्स है, एक है हाफ गन है, एक है क्वार्टर गन है और एक है यूनिवर्सल गन। और हाफ गन में जो स्ट्रा में जो सीमन होता है वो 0.5 ml तक होता है, और जो क्वार्टर गन में जो है स्ट्रा का कंसंट्रेशन जो सीमन का है वो 0.25 ml तक होता है। और जो यूनिवर्सल है उसमें दोनों आ सकते हैं, 0.5 भी और 0.25 ml स्ट्रा भी आ सकती है। तो इसके जो पार्ट्स है AI गन के, सबसे पहले उसका है बैरल, उसके बाद है प्लंजर, रिंग लॉक और होल्डर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये प्लंजर है, ठीक है, और ये जो है ये रिंग लॉक है, और ये शीट लॉक है, उसको होल्डर भी बोल सकते हैं। और ये जो है ये बैरल है, ठीक है। ये प्लंजर का क्या काम होता है? ये सीमन इंजेक्शन का काम करता है, मतलब सीमन को आगे धकेलने में मदद देता है। और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है। सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज पे फोकस करूँगा। ये जो है यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस डिटेक्शन मस्ट बी गुड। सबसे पहले हम स्ट्रेस देखते हैं कि मतलब ये स्ट्रेस में है या नहीं है, फिर हम इसको जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ जो है ट्रेन इंसेमिनेटर होना चाहिए। अगर ट्रेन ना होगा तो ये प्रोसेस मुश्किल है कि आगे जाए। और कभी कभी यूज़ ऑफ अ पुअर मेल भी कभी कभी यूज़ हो सकती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज उसके क्या है? जो डिज़ीज़ है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो विनरल डिज़ीज़ है जैसे कि ब्रोसिलोसिस है और ट्राइकोमोनास फिटस है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, मतलब इसका इतना ख़र्चा नहीं है, क्योंकि जो अगर आप जो है फार्म में एक बुल लोगे, उसको ग्रोथ करोगे और उससे ब्रीड करोगे तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इस वजह से हम जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है नो बुल स्टेलियन रेम, और स्टेलियन यहाँ पे नो बुल्स यहाँ पे यूज़ नहीं होता। और स्टेलियन क्या है? स्टेलियन जो है मेल हॉर्स को बोलते हैं। और रम क्या है? रम जो है मेल शीप को बोलते हैं। यहाँ पे मेल का कोई काम नहीं, यहाँ पे जो है हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही कर सकते हैं। ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है इसमें जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इज़ार अहमद है और मेरा रोल नंबर 2K19 AV85 और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान कोयटा से है। मेरा जो सीमन हैंडलिंग में सब टाइटल है स्ट्रा रीडिंग। बेसिकली स्ट्रा क्या है? स्ट्रा एक प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह होते हैं जिसमें डाइल्यूटेड सीमन होते हैं, जो आर्टिफिशियल गन AI गन के थ्रू हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम इंसेमिनेट करते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रा है, स्ट्रा के 2 एंड होते हैं। एक एंड को कहते हैं जो पंच किया हुआ हिस्सा होते हैं, उसको कहते हैं लेबोरेटरी एंड, और दूसरा हिस्सा को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड, जिसमें कॉटन और PVC पाउडर होते हैं।
जैसे ये स्ट्रा है, देखो यहाँ पे स्पंज है और ये ओफन है, ये इस तरह पंच किया होगा, ये पंच किया है, इससे को कहते हैं लेबॉर्ट्री एंड। और ये जो डबल जो कॉटन होते हैं और इसके दरमियान पीवीसी पाउडर होते हैं उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर एंड या इसको फैक्ट्री एंड भी कहते हैं। और जब भी हम थाविंग करते हैं, थाविंग के बाद हम फिर उसका ये जो लेबॉर्ट्री एंड है उसको हम काटते हैं। और फिर स्ट्रा के दो किस्म होते हैं, एक स्ट्रा आते हैं उसे हम कहते हैं हाफ स्ट्रा, एक आते हैं क्वार्टर स्ट्रा। हाफ स्ट्रा जो होते हैं वो 0.5 ml का होता है, क्योंकि हाफ मतलब है आधा सीसी, और एक आते हैं क्वार्टर, वो है 0.25 ml। जैसे यहाँ पे पड़ा है एक ये बारीक स्ट्रा, ख़ास तौर पे जो एग्जोटिक ब्रीड के स्ट्रा आते हैं और 6 सीमन स्ट्रा आते हैं वो ये क्वार्टर स्ट्रा होते हैं। और दूसरा ये है जो यहाँ पे लोकल ब्रीड के होते हैं वो अक्सर हाफ स्ट्रा होते हैं। स्ट्रा हो गया। अभी मैं आऊँगा इसके बेसिकली रीडिंग पे आऊँगा कि स्ट्रा को हमने किस तरह पढ़ना है, हमें कैसे पता चल जाएगा। बेसिकली स्ट्रा को हम जब पढ़ते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं दो चीज़ों से। पहला हम स्ट्रा के कलर को देखते हैं कि कौन सी कलर की स्ट्रा है, दूसरा उस पे एक कोड होते हैं। इन दो चीज़ों के बुनियाद पे हम स्ट्रा को रीड करते हैं, फिर हमें स्ट्रा का पता चल जाते हैं। क्योंकि जो कलर है वो यहाँ पे वो हर मुल्क में जो ब्रीड पाए जाते हैं वो अपनी ब्रीड के हिसाब से वो सीमन का जो स्ट्रा का कलर है वो रखते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो स्ट्रा के कलर होते हैं, जैसे ये रेड स्ट्रा है, रेड स्ट्रा में यहाँ पे जो जितने भी जो साहिवाल ब्रीड आते हैं उसके स्ट्रा का जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं। और यहाँ पे जो नीली रावी है उसका जो स्ट्रा का जो कलर होते हैं वो अक्सर ब्लू कलर होते हैं। और यहाँ पे जो चोलिस्तानी ब्रीड है उसका इस तरह क्रीमी स्ट्रा होते हैं, उसका क्रीमी स्ट्रा होते हैं। लेकिन ये कुछ पहले नए कलर चलते थे, लेकिन अभी लाइवस्टॉक ब्रीडिंग एक्ट ने कुछ नए कलर जारी किए हैं, उसमें थोड़ा वेरिएशन है, मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँगा। जैसे साहिवाल ब्रीड है और इसी तरह मैं लिखूँगा चोलिस्तानी ब्रीड है, और इसी तरह मैं लिखूँगा होल्स्टेन फ्रीजन है, क्रॉस होल्स्टेन फ्रीजन है, जर्सी है, क्रॉस जर्सी है, और इसी तरह नीली रावी है। इसके लिए साहिवाल के लिए जो स्ट्रा का कलर होता है वो रेड कलर होते हैं, और चोलिस्तानी के लिए जो कलर होते हैं वो अक्सर क्रीमी स्ट्रा इसका होते हैं, क्रीमी कलर। होल्स्टेन फ्रीजन के ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो पहले कलर आते थे, लेकिन वो नया कलर भी मैं बताऊँगा, उसमें कुछ ब्रीड्स का डिफरेंस होते हैं। जो होल्स्टेन फ्रीजन का स्ट्रा पहले होता था वो लाइट ग्रीन या वाइट कलर के होते थे स्ट्रा का कलर, और इसके जो क्रॉस थे वो क्रॉस का भी यही कलर होता था, लेकिन अभी तक चल रहे हैं। और जर्सी का जो कलर है वो येलो है, और इसके जो क्रॉस के हैं उसके भी येलो कलर के स्ट्रा हैं, और इसी तरह नीली रावी का ब्लू कलर है। ये इसके स्ट्रा के कलर है। लेकिन जो मैंने बता दिया कि अभी नए कलर लाइवस्टॉक ब्रीडिंग एक्ट ने कुछ नए कलर इशू किए हैं, उसमें साहिवाल के लिए यही रेड कलर है, और चोलिस्तानी के लिए यहाँ पे जो कलर रिप्रेजेंट किया है वो है ब्लू, और यहाँ पे जो होल्स्टेन फ्रीजन है उसके लिए पिंक कलर, पिंक है, और इसका जो क्रॉस है उसका लाइट पिंक है। और इसी तरह जो जर्सी है, जर्सी का उसी तरह येलो है, और इसके क्रॉस का लाइट येलो है। और जो नीली रावी है उसके लिए ब्राउन कलर के स्ट्रा इशू किए हैं। और इसी तरह मैं एक और ब्रीड इसमें ऐड कर लूँगा जो हम कहते हैं दानी ब्रीड। उसका जो स्ट्रा होते हैं वो होते हैं
हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। सही है। इसमें कुछ फ़र्क इसलिए आया क्योंकि पहले जो होता था, चाहे होल्स्टेन प्रिजन का हो या उसका क्रॉस का हो, दोनों का एक ही सा कलर होता था, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क आया है। एक है डार्क पिंक है, एक है लाइट पिंक है। लेकिन फिर भी अगर हम देख लिया जाए, कलर आइडेंटिफिकेशन हमें इतना क्लेरिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि अपने में लेब का बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास सिर्फ ब्लू कलर के स्ट्रा पड़े हैं और हम कोई दूसरे ब्रीड के सिमन हमने डाइल्यूट का हम स्ट्रा बनाते हैं, मजबूरन कोई और स्ट्रा न हो तो हम मजबूरन इसमें डालते हैं। फिर ये अभी आजकल ये 2 नंबरिया भी बहुत होते हैं, ख़ास तौर पे कोट भी करते हैं और कलर के भी करते हैं। दूसरे ब्रीड का सीमन, दूसरे ब्रीड का जो कलर होते हैं उसी में डाल देते हैं। ये तो कलर के लिहाज से होंगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है या बेस्ट इंडिकेटर जो है वो कोड है। कलर फिर भी अगर कोई फार्मर है उसको तो एजुकेशन इतना नहीं है, उसको अगर आप सिर्फ कलर बताओगे कि ये ब्लू स्ट्रा है नीली रावी के, अगर कोई उसके साथ 2 नंबरी करे, अगर वो रेड सिंधी जो कुंडी है, कुंडी का सीमन इसमें डाल दे तो कोई पता नहीं चला। बेस्ट इंडिकेशन इन दोनों में जो है फिर वापस कोड के हैं। फिर आर ब्रीड के लिए मुख्तलिफ कोड होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रा है, स्ट्रा का मैं फिर डायग्राम बनाऊंगा। स्ट्रा के जब आप देखोगे, बात अभी कोड की आ गई। ये तो हो गया लेबॉर्ट्री इंड, ये हो गया उसका मैन्युफैक्चरिंग इंड। फिर हम स्ट्रा के 3 पार्ट्स कर देते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट यहाँ पे कोड होता है, हर ब्रीड के लिए अपना कोड होते हैं। दूसरा में यहाँ पे जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, जिस कंपनी का होते हैं, वो अपना यहाँ पे अपना नाम शो कर देगा। और यहाँ पे कोड के साथ साथ वो जो एनिमल का आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो होता है। आप जब भी कोई स्ट्रा उठाओगे, आप उसी स्ट्रा का जो कोड नंबर है और वही कंपनी का जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट है उसी का नाम मोबाइल में सर्च करो, उसका पूरा पेडिग्री आपके पास आएगा कि किस बुल का है, उसका पेरेंट्स का क्या पेडिग्री था, लैक्टेशन कितने थी और उसका जो फर्टिलिटी रेट कितना था, वो सारे आपको बताएगा। और आखिर में यहाँ पे क्या होगा, आखिर में यहाँ पे सीमन की जो स्ट्रा की एंड में क्या होता है, डेट होते हैं। देखो ये 3 चीज़ें स्ट्रा में बेसिकली हम इन 3 चीज़ों को देखते हैं जब कोड की बात आ जाती है। अभी मैं कोड ड्रा कर लूँगा कि हर ब्रीड के लिए अपने अपने कोड्स होते हैं, उसी कोड्स को हम देख करके स्ट्रा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे होल्स्टेन प्रिजन है, होल्स्टेन प्रिजन के लिए कोड आते हैं HO। अगर वो क्रॉस होल्स्टेन प्रिजन है तो उसके लिए स्ट्रा पे कोड होगा XHO। यहाँ पे क्या लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा कि HO 1142, इस तरह वो अपना कोड, क्योंकि वो बुल का जो भी ID नंबर होते हैं वही लिखा होगा। और यहाँ पे जो भी सीमन प्रोडक्शन यूनिट जिस कंपनी का होता है, वो जैसे मैं लिखूँगा अटला है क्या, अल्ट्रा, एक इस तरह कंपनी है। और इसी यहाँ पे एक डेट लिखा होगा, जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 2023 ये लिखा होगा। फिर इसी तरह आते हैं जर्सी का, जर्सी ब्रीड के लिए जो कोड है वो है JE। इसी तरह जर्सी का जो क्रॉस जर्सी होते हैं उसके लिए कोड होते हैं XJE। इसी तरह जो चुलिस्तानी ब्रीड है उसके लिए CH होते हैं। जो साइवाल ब्रीड होते हैं, साइवाल ब्रीड के लिए है SW। इसी तरह जो नीली रावी का ब्रीड होते हैं उसी के लिए कोड है NI। इन कोड के बुनियाद पे फिर हम जो है ना दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन ये कोड की बुनियाद पे हम करते हैं। और ये जो कोड की आइडेंटिफिकेशन है ये बेस्ट है कलर से, क्योंकि कलर यहाँ पे पाकिस्तान में साइवाल के लिए रेड है, दूसरी मुल्कों में तो साइवाल है नहीं, अगर है तो उसके लिए तो एक्सोटिक है। जिस मुल्क में जो ब्रीड पाए जाते हैं वो अपनी ब्रीड के हिसाब से अपने स्ट्रा बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में ये कलर है, दूसरे ममालिक में वो अपने लिहाज से कलर चूज़ कर लेगा। बेस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रा के जब हम करते हैं, बेस्ट वो ये है कि हम उसकी कोड की बुनियाद पे कर ले। कोड की बुनियाद पे फिर हमें कोई 2 नंबरी हमारे साथ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हो रहा है क्योंकि वो जो प्रिंटर है वो अपने हिसाब से लगा देते हैं।
चुलिस्तानी पे लिखे ये प्रिजन है, या लिखे ये प्योर प्रिजन है या प्योर जर्सी, अपने हिसाब से लगा देते हैं। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस तो इसका ये है कि हम पहले तो 2 नंबरी से बच जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारा न वक्त ज़ाया होगा न पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि वक्त और पैसे इस तरह ज़ाया होगा क्योंकि अगर वो गलत स्टार लगे, अगर आपका अच्छा ब्रीड है और आपका अच्छा तवक्कात है, अगर वो पार्चुरेशन के बाद उसका जो बच्चा आ जाए वो क्रॉस हो और अच्छी ब्रीड का हो तो आपका नुकसान हो गया। फिर ये है कि अगर आपका एनिमल है, मैं हीफर की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि हीफर है, फर्स्ट पार्चुरेशन है, या आपने उसकी पेल्विक एरिया मेजर की है कि इसका पेल्विक एरिया इतना है, तो फिर आप उसी पेल्विक एरिया के मुताबिक यहाँ भी ब्रीड सेलेक्ट कर लोगे। अगर उसके पेल्विक एरिया स्मॉल है, लेस देन 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर आपने उसमें प्योर हॉल्स्टीन फ्रीजन की सीमन रख ली तो ऑलरेडी डिस्ट्रो क्या होगा। तो इसीलिए जो AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जब भी करते तो स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन और स्टॉक का पढ़ना बहुत मस्ट होते हैं। फिर इसी स्टॉक को पढ़ने के बाद फिर हम AI करते हैं। अभी लास्ट पोर्शन है, हम AI गन को किस तरह लोड करते हैं वो ग्रुप मेंबर्स हम साथ आएंगे और एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। अभी हम परफॉर्म कर लेंगे कि AI गन को हम किस तरह लोड करते हैं। जैसे पहले जो प्रीवियस प्रेजेंटर था उसने बता दिया कि AI गन के कितने पार्ट्स हैं, मैं वापस बताऊंगा। इसको कहते हैं फुलिंजर और ये दूसरे इसको कहते हैं बेरियल। देखो ये यूनिवर्सल गन है क्योंकि इसमें आप जो क्वार्टर स्ट्रा है या हाफ स्ट्रा है वो दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा एंड है और ये बड़ा एंड से आप दोनों कर सकते, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल गन। और कुछ गन आते हैं उसे हम कहते हैं हाफ गन लोकल लफ्ज़ों में, कुछ कहते हैं कि क्वार्टर, क्योंकि हाफ गन से हम सिर्फ जो हाफ स्ट्रा है वो लगा सकते हैं और जो क्वार्टर गन है उनसे हम सिर्फ जो 6 सीमन स्ट्रा है और जो एक्जोटिक ब्रीड का स्ट्रा है वो लगा सकते हैं। दूसरा इसमें ये आते हैं, इसको शीट लॉकर भी कहते हैं और होल्डर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं AI गन लॉक या हम कहते हैं रिंग लॉक है। ठीक है, ये तो गन के पार्ट्स हो गए। अभी हम परफॉर्म कर लेंगे कि गन को हम किस तरह लोड कर लेंगे। गन को आपने पहले जब आप ताविंग करते हो, स्ट्रा की ताविंग से पहले आपने गन तैयार करना होगा, आपके पास गन प्रिपेयर होगा, सिर्फ आपने ताविंग के बाद आपने स्ट्रा लगाना है। तो मैं स्टार्ट कर लूँगा कि गन को हमने किस तरह लोड करना है ताविंग से पहले, क्योंकि अगर आप ताविंग के बाद गन को लोड कर लेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ताविंग का टाइम है 30 से 40 सेकंड। तो आपने इसको ताविंग से पहले गन को आपने प्रिपेयर रखना है, फिर सिर्फ स्ट्रा लगाना है और उसके ऊपर फिर शीट चढ़ाना है। मैं अभी गन लोडिंग स्टार्ट कर लूँगा। देखो ये फिर ये गन लोडिंग के भी बहुत से तरीके होते हैं, हर एक अपने तरीके से लोड करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से लोड कर लूँगा। देखो पहले मैंने लगा दिया जो शीट लॉकर है या हम कहते हैं होल्डर है, फिर इसके बाद मैंने उठा दिया पुलंजर, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हुआ है इसीलिए ब्लॉक है। यहाँ तक आपने करना है, क्योंकि स्ट्रा का जो साइज़ होते हैं वो भी इतना ही होते हैं। ठीक है, तकरीबन ये 12 से 13 सेंटीमीटर आते हैं। आपने यहाँ तक करना है, बस छोड़ना है। फिर इसके बाद आपने स्ट्रा को जब आपने फॉर्सेप की ज़रिए उठाया, आपने ताविंग के लिए आपने डाल दिया। ताविंग करने के बाद जब आपने उठाया तो उसको स्ट्रा को फिर आपने टिश्यू के ज़रिए खुश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर में कोई कंटेमिनेशन था, कोई माइक्रोब था, वो यूट्रस में जा सकते, कोई इन्फेक्शन कर सकते। उसके बाद खुश करना टिश्यू पेपर से, कोई भी या कपड़े से, वो मस्ट है। फिर उसके बाद आपने भी उसी तरह पैरेलल आपने रखना है और आपने मालूम करना है कि इसका लेबॉर्ट्री इंट कहाँ पे, क्योंकि जो लेबॉर्ट्री इंट है वो इस तरह पंच किया होगा, क्योंकि ये नीचे वाले आप देख रहे हो कॉटन भी आ रहे हैं और इसके दरमियान क्या PVC पाउडर है। फिर आपने स्ट्रा कटर के ज़रिए या सीज़र के ज़रिए आपने इसको इसी तरह सीधा काटना है, क्योंकि अगर आप गलत काटोगे फिर आप जब गन आप पुश कर लोगे, क्योंकि ये सीमन आगे नहीं जाएगा, ये शीट और गन के दरमियान आएगा। आप ये सोचोगे कि सीमन चला गया, लेकिन जाएगा नहीं। जब इस तरह आपने स्ट्रा को काट लिया, इसी तरह पैरेलल आपने रखना है और पहले से आपने ये शीट को इस तरह खोलना है। ये इस तरह आपने खोलना है, क्योंकि मैंने पहले से इसको ओपन किया। आपने इस तरह खोलना है। फिर इसके बाद ये स्ट्रा का जो एंड होते हैं उसको आपने यहाँ पे लॉक करना है। ये जो नज़र आ रहा है ग्रीन पार्ट लॉक हो गया इसके अंदर। फिर आप इसको थोड़ा आगे कर लो। आगे करने के बाद अभी गन उठाओ, गन के ऊपर ये शीट को चढ़ा लो।
ये हो गया। अभी आप रिंग लगा दो, बस ये लॉक हो गया। लॉक हो गया। फिर आपने अगर कोई राइट हैंड है उसने फिर लेफ्ट हैंड रेक्टम के अंदर इंसर्ट करना है, सर्विक्स को लोकेट करना है। सर्विक्स लोकेट करने के बाद आपने फिर गन इंसर्ट करना है। गन इंसर्ट के बाद फिर आपने जब भी आप गन को वहाँ पे इंसर्ट कर लोगे तो आपने सारे एक जगह पे नहीं छोड़ना है, आपने इस तरह लोकेशन चेंज करना है, ऊपर नीचे इस तरह 7-8 डोज से आपने उसके अंदर छोड़ना है, क्योंकि इनसे फिर जो कंसेप्शन है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने 7-8 टारगेट रखना है। कुछ लोग इस तरह करते हैं, वो जो यूट्राइन बॉडी होते हैं 70% वहाँ पे छोड़ देते हैं, 70% 4-5 इस तरह डोज से छोड़ देते हैं। जो 20% होते हैं वो सर्विक्स के अंदर छोड़ देते हैं, जो 10% होते हैं वो एक्सटर्नल आस पे छोड़ देते हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं कि AI जब करते हैं हम वहाँ पे फार्मर को भी यही कहते हैं कि ये 50-50% चांस है, लेकिन हाँ मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि इसका जो रेट है वो मैं बढ़ा सकता हूँ। वो जब आप इस तरह 3 टारगेट रखोगे, अगर यूट्रस वाले नहीं पहुँचे ओरी तक, सर्विक्स वाले पहुंच सकते हैं। सर्विक्स वाले नहीं पहुंचे तो जो आपने एक्सटर्नल आस पे 10% छोड़ा था वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि काम तो करना एक ही स्पर्म ने है। तो इस तरह आपने ये गन को लोड करना है और इस तरह आपने फिर आखिर में इंसिमिनेट करना है।